लेक्चर नंबर हमारा 42 होने जा रहा है और चैप्टर हमारा 7 चल रहा है और ये है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की क्लास। हम लोगों ने कल कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, हम लोगों ने ऑटोनोमस कंजम्पशन को देखा, हम लोगों ने उसके बाद किस कंजम्पशन को देखा, इंड्यूस कंजम्पशन को देखा, हम लोगों ने एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैलकुलेट कर लिया, एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट कर लिया, उसके साथ साथ हम लोगों ने एमपीएस को भी कैलकुलेट कर लिया और एपीएस भी कर लिया था। ठीक है, आप क्या पूछना लगे थे? कोई क्वेश्चन? हाँ, ये करनी है जिंदा रहने के लिए। हाँ, ये फिक्स होती है। और कल कहा था जिंदा रहने के लिए करनी है आपने, नेसेसिटी ऑफ लाइफ के ऊपर जो आपने करनी है। सपोज करते हैं कि किसी दिन मेरी इनकम नहीं हुई तो मैं भूखा तो नहीं मरूंगा ना, मैं सेविंग को खर्च कर लूंगा, किसी से उधार ले लूंगा, ऐसा ही है ना, लेकिन जिंदा तो रहना है ना। हाँ, अगर बहुत बुरे हालात हो तो फिर लोग सुसाइड कर सकते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा है रिस्क देने का, तो अगर आप हिम्मत करो तो रिस्क मिल जाता है आपको। यहाँ पे इतने मज़ार है लाहौर में, वहां पे खाना मिल रहा होता है आपको, वहां पे जाके आप शॉपर में खाना डलवा के घर लेके जा सकते हैं। तो भूख, हाँ, फिर ये होता है ना कि कई लोग होते हैं बड़े सफेद पोश होते हैं, ठीक है ना, वो ऐसे नहीं जाएंगे किसी मज़ार पे खाना खाने के लिए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अभी गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ गई है पाकिस्तान में, ये जो इन्फ्लेशन ट्रेंड चल पड़ा है, अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और ये भी जब आईएमएफ से इन्होंने इंस्टॉलमेंट ले लेनी है तो और सवेयर हो जाएगा। कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में भी कम होगा, लेकिन देखो पाकिस्तान में देखो, अब एक बात समझने की कोशिश करो, ये यूट्यूब पे जाना है, कंट्रोवर्शियल ही ना हो जाए। अभी पाकिस्तान में पेट्रोल से कुछ पैसे कमाने हैं, क्योंकि अभी पैसे दिहाड़ी वाले पैसे के सर नहीं, दिहाड़ी वाले, उसकी वजह इन्होंने आईएमएफ को पे ऑफ करना है। अभी आईएमएफ का 11 बिलियन डॉलर का इंस्टॉलमेंट रहती है पिछले लोन्स की, वो इन्होंने पे ऑफ करनी है। जिस टाइम इमरान खान की गवर्नमेंट आई थी तब 9.6 बिलियन डॉलर पे ऑफ करना था, तो इमरान खान ने आती काफी ज्यादा टैक्सेस इंपोज कर दिए थे, तो वो करना पड़ा उसको। अभी भी 11 पे करना है आईएमएफ को, तो जिसकी वजह से ये होगा। अभी पेट्रोल नीचे नहीं जाएगा, अभी पेट्रोल ऊपर ही रहेगा। बेशक आदमी मंडी में पेट्रोल 100 से नीचे आया, पेट्रोल को आना चाहिए कम से कम $68 पर बैरल के ऊपर, ठीक है, अभी भी वो ओवर प्राइस्ड है। $68 पर बैरल के ऊपर इसको आना चाहिए। ये कैसे आना चाहिए ये मैं एनालिसिस यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा, बस बहरहाल आना चाहिए इसको। अभी कितने का है पर बैरल? ठीक है, तो अच्छी बात है, ये अच्छा इंडिकेटर है कि फ्यूचर में पेट्रोल प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो गया होगा यूक्रेन और रशिया का, बस थोड़ा सा 1-2 शहर में रह गया, लेकिन उस पर जो एक्सटेंशन लग चुकी है रशिया पे, वो नहीं खत्म हो रही, उसको 1-2 लग जाने हैं। अगर वो खत्म होंगी, रशिया ओपन मार्केट में अपना ऑयल सेंड करेगा, बेचेगा, तो फिर जाके हालात बेहतरी की तरफ आएंगे। तो अभी के लिए जो भी है, पाकिस्तान ने भी पे ऑफ करना है। अभी गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर सकती, पता है आपको इस चीज का? अभी ये गवर्नमेंट करप्शन नहीं कर सकती है। नहीं, बात इलेक्शन की नहीं है, बात इनके ऊपर जितना प्रेशर इमरान खान ने इम्पोज कर दिया हुआ है ना, ठीक है, जनरल्स के ऊपर और ये नून लीग के ऊपर, अभी ये करप्शन के ऊपर नहीं, अभी ये अवाम को रिलीफ देने के ऊपर जाएंगे। और अवाम को रिलीफ देने के इनके ऊपर कोई पॉलिसी नहीं है जो ये अवाम को रिलीफ दे पाए, क्योंकि आईएमएफ ने, वो कहते हैं ना संगी में नाखून देना, ठीक है ना, वो किया हुआ है कि हमें वो पे ऑफ करो और अगली इंस्टॉलमेंट लो हमसे। अब द थिंग इज यार, ये बड़ा ना अजीब सा मैनिपुलेटिव और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू बना दिया हुआ है पाकिस्तान के स्टेट बैंक्स ने और स्टेट बैंक ने और मिनिस्ट्री ने, कि हम कितना लोन पे कर रहे हैं, लोन ले क्यों रहे हैं, लोन लगा कहां पे रहे हैं, इसका कोई चेक एंड बैलेंस प्रॉपर नहीं मिल रहा। आप इमरान खान ने भी लोन लिया, क्यों लिया, कहां पे लगाया, किसी को नहीं पता। उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, और उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट है, पता नहीं क्या उसका भी नाम है, उस पर भी पड़े हुए हैं ये वाले फिगर्स कि कहां पे इन्वेस्टमेंट हुई है, कितने कितने पैसे लगे हैं। लेकिन द थिंग इज, यहां पे पाकिस्तान में कोई भी इदारा शुरू कर लो, वो करप्शन की नजर हो जाता है। और फिर होता क्या है, जब वो करप्शन में चला जाएगा तो जो आप पैसा लोन से ले रहे हो वो कहां पे लगाओगे? वो तो गया ना, वो तो नहीं वापस आ रहा। ऐसा ही होगा ना, ये वाला सीन है इसमें। तो इस वजह से अभी जो नया लोन ले रहे हैं वो तो सिर्फ बेल आउट है, चलाने के लिए, कंट्री चलाने के लिए, लोगों को सैलरीज देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है
कि बजट वो फुलफिल कर सकें आईएमएफ के अलावा। तो आईएमएफ को जरूरत, पाकिस्तान को जरूरत है आईएमएफ की। चलिए जी वापस आते हैं, तो सेविंग फंक्शन की बात करते हैं। यार इतनी छोटी क्लास को तो पढ़ाने को भी दिल नहीं करता। कल हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन कर लिया था, सी नॉट प्लस सी वाई। आज हम सेविंग फंक्शन करने जा रहे हैं। सेविंग फंक्शन में भी दो चीजें होंगी, ऑटोनोमस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। अच्छा ये मैंने माइनस क्यों लगाया इसके साथ? बुक से ना देखो वैसे ही सेविंग फंक्शन में ये माइनस ऑटोनोमस सेविंग क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात याद रखिएगा। आप लोगों ने ऑटोनोमस कंजम्पशन पढ़ी है। ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में मैंने ये बताया था कि जिंदा रहने के लिए आपको कंजम्पशन करनी है, बेशक आपकी इनकम तब हो या ना भी हो। अगर आपकी इनकम नहीं हो रही तो फिर क्या हो रहा है? सेविंग पड़ी हुई है, सेविंग को ही खाओगे ना। कौन सी सेविंग है? ऑटोनोमस सेविंग, इसी को ही खाएंगे। ये हमेशा किस में रहेगी? नेगेटिव में। ये हमेशा किस में रहेगी? नेगेटिव में। क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए जब इनकम ना भी हो खर्चा करना पड़ता है, और जब खर्चा करना पड़ेगा उधार लोगे। आपका उधार इटसेल्फ माइनस सेविंग है। उधार लेते हैं लोग, उधार लेके क्या करना पड़ता है? वापस करना पड़ता है। जब आप उधार लेके उसको वापस कर रहे हो तो अगर उधार ना लेते उस पैसे को सेव कर लेते ना। तो अब वो क्या करोगे? आप पैसा जोड़ के, लेकिन किसको वापस करोगे? थर्ड पार्टी को जिससे उधार लिया होगा। तो इस वजह से भी ये माइनस सेविंग होगी। अगर इनकम बढ़ेगी फिर ये पॉजिटिव बनेगी। हाँ, फिर ये पॉजिटिव में चली जाएगी और उसे हम इंड्यूस सेविंग कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस सेविंग कहेंगे। क्लियर हुई बात? कोई एतराज? बस इतना ही है। एमपीसी एमपीएस हो गया, ठीक है। एपीसी देखो, एमपीसी एमपीएस हो गया, एपीसी और एपीएस ये भी हो गया, ठीक है। 1 माइनस एमपीएस 1 माइनस एमपीसी, क्या है? देखो सही है। 1 माइनस एमपीसी एमपीएस निकालना है ना, तो 1 में से एमपीएस को माइनस कर दो तो एमपीसी आ गया। ऐसे ही है ना। इधर देखो, एमपीएस निकालना है, 1 में से एमपीसी को माइनस कर दो, एमपीएस आ गया। ऐसे ही होगा ना। क्लियर हुई मेरी बात? समझ आ गई आप लोगों को? और एपीसी क्या क्या है? 1 माइनस एपीएस 1 माइनस एपीसी। अगर एपीएस निकालना तो 1 माइनस एपीसी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यार फिजिकल वाला तुम लोग यूट्यूब की वजह से छुट्टियां करके बैठ गए और मेरा यहाँ पे पढ़ाने को अब दिल नहीं कर रहा। तो सेविंग फंक्शन हमारा हो गया। देखो ये बड़ी चीजें समझ आ गई। एमपीएस स्टैंड्स फॉर, एमपीएस इक्वल्स टू चेंजेस इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंजेस इन इनकम। कल कर लिया था, ठीक है। टोटल सेविंग डिवाइडेड बाय टोटल इनकम ये भी हो गया था। एमपीसी एपीएस निकालने के लिए इसमें कोई एतराज? ये हो जाएगा फिर? ये करने की जरूरत नहीं है हमें, ग्राफिकली भी करने की जरूरत नहीं है। डिटर्मिनेंट्स पढ़ते हैं इसके। कल हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे ना कंजम्पशन के। इसी तरह सेविंग के भी डिटर्मिनेंट है कि इंसान सेविंग कब कब करेगा। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट क्या है? लेवल ऑफ इनकम। ये लेवल ऑफ इनकम कौन सा डिटर्मिनेंट होता है भाई? अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, अगर इनकम कम होगी तो सेविंग कम होगी। सिंपल इज दैट। नेट वेल्थ, नेट वेल्थ किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज खरीद लेना, एसेट्स इंक्रीज करना। अगर नेट वेल्थ बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी, कम होगी, क्योंकि सेविंग खत्म करके ही तो एसेट खरीद रहे हो। मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, मैं जाके घर ले लेता हूं, सेविंग है मेरे पास? नहीं। पहले 1 करोड़ थी ना, अब मैंने घर बना लिया, मेरी नेटवर्थ बढ़ गई, नेटवर्थ बढ़ गई, ठीक है। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो बाकी क्या बचता है? कैपिटल। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल बचता है ना भाई, उसको नेटवर्थ कहते हैं। यहां पे उसको यहां पे क्या कहते हैं? नेट वेल्थ कहते हैं। तो भाई अगर नेट वेल्थ आपकी बढ़ेगी, आपके एसेट्स बढ़ेंगे, तो आपकी सेविंग कम हो जाएगी, और वाइस वर्सा। अगर सेविंग बढ़ाओगे तो नेट वेल्थ नहीं बढ़ेगी, कैश बढ़ जाएगा आपके पास सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हुई बात? सेविंग को हम ना 2 या 3 तरीकों से कर सकते हैं। एक, गोल्ड लेके खरीद के रख सकते हैं। नंबर 2, डॉलर लेके रख सकते हैं अपने पास। नंबर 3, लोकल करेंसी में रख सकते हैं। और तरीके से सेविंग कर सकते हो। और शेयर की प्राइस बहुत ऊपर नीचे जाती है, वो इन्वेस्टमेंट होती है, सेविंग नहीं होती।
और प्रॉपर्टी की आप पहली दफा आ रहे हैं इस क्लास में? क्यों? स्मार्ट सा करने के लिए आप ऑनलाइन के स्टूडेंट हैं? यस सर अकाउंटिंग अच्छा, अकाउंटिंग के, इको नहीं पढ़ते आप? ठीक है, एक दिन आया इसकी आपने इसकी बिस्ती की? अच्छा अच्छा, जब आप लोगों की हुई थी, चलो अच्छा है, डरना चाहिए यार। आगे समझ आ गई नेटवर्क की? चले आगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया तो मैं सेविंग कम करूंगा, ज्यादा करूंगा, बैंक में पैसे जमा कराऊंगा ना इंटरेस्ट खाने के लिए। बात को गौर से समझो ना, बैंक कहते लाख रुपए रखवाओ 10,000 ले जाओ, तो मैं रखवाऊंगा बैंक में लाख रुपए, फिर मैं तो खर्चे कम करूंगा ना, मैं तो हर चीज को बैंक में फेंकता जाऊंगा, चलो पैसे तो आएंगे पैसे तो आएंगे, ऐसा है कि नहीं है? और अगर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो मैं बैंक से पैसा निकलवा लूंगा, मैं सेविंग विड्रॉ करके कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा, ऐसा होगा या नहीं होगा ना? कंट्री है जिसपे 0% इंटरेस्ट रेट हो अमेरिका में हो गए थे ना 0.75%, जब ये कोरोना आया था। अभी वो बढ़ा रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। परसों मैं क्लास ले रहा था स्टॉक मार्केट की, तो उसमें मैं क्लियरली इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ही समझा रहा था कि जब जब कंट्रीज का रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा स्टॉक मार्केट ब्लीड करेंगी। क्या करेंगी? ब्लीड। ब्लीड का मतलब होता है खून रेजी होना, इसलिए का पैसे मतलब कि डिक्लाइन कर जाएंगी, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाएंगी। स्टॉक से पैसे निकाल हाँ, आपको पता है जब शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट टेक ओवर की थी तो 1400 पॉइंट 700-800 पॉइंट बढ़ गए थे, ठीक है। अब मैं हैरान हो रहा था कैसे अजीब से लोग हैं, उन्होंने शहबाज शरीफ को क्रेडिट दिया इसका। उसके बाद इन्होंने ही आके इंटरेस्ट रेट को डबल डिजिट में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट किया? डबल डिजिट में। इससे स्टॉक मार्केट नीचे जानी थी। पाकिस्तान में 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे स्टॉक मार्केट नीचे जानी थी। अब अपने हाथों से स्टॉक मार्केट को नीचे फेंक रहे हो और फिर लोग आपको गालियां भी निकालेंगे, तो ऐसा हुआ ना। फिर कई लोगों ने इनको बुरा भला कहा, कई इकोनॉमिस्ट ने इनको बुरा भला कहा, क्योंकि अमेरिका ने कहा था। उनको पैसा भी नहीं चाहिए था, लोग बैंकों में पैसा रखेंगे नहीं यूज करेंगे। देखो ना, यहाँ पे ना दो इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा बूम था, एक स्टॉक मार्केट वाली साइड पे और नंबर 2 प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन वाली साइड पे बहुत ज्यादा बूम था। मुझे नहीं पता इनकी क्या पॉलिसी है, या आईएमएफ ने क्यों इनको कहा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल डिजिट करो, या आईएमएफ ने कहा इनको क्यों कहा, मेरी समझ में नहीं है, ठीक है। लेकिन उन्होंने डबल डिजिट किया, उससे स्टॉक मार्केट तकरीबन अभी तक 2000 पॉइंट नीचे गिर चुकी है और प्रॉपर्टी स्टक हो गई है। प्रॉपर्टी बिल्कुल स्टक हो चुकी हुई है, लोग खरीद नहीं बेच नहीं रहे हैं, बस थोड़ा बहुत कोई मकान बना ले। जो मेन प्रॉपर्टी का काम है ना, जैसे चलता बिकता है, वो रुक गया। अभी छोटी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही हैं। वो तब होंगी जब इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट पे जाएगा। सिंगल डिजिट का मतलब होता है 7%, 8%, 9%, 6%, 4%। समझ आ गई बात की? मैं आप लोगों की कोई भी चीज बताता हूं। जब कोरोना आया तो सारे सहाफियों ने मिलकर इमरान खान को लान तान शुरू कर दी कि इसने अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल डिजिट पे क्यों रखा हुआ है। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ करता था तकरीबन 12%। अच्छे से मुझे याद है, मैंने वो पूरा शो देखा था, मोहम्मद मालिक है, वो अच्छा खासा बता रहा था कि पूरी दुनिया ने सिंगल डिजिट कर दिया है, आप कोई अलग किस्म के मैशत है, आपके पास मैशत दान है कि आपने उसको डबल डिजिट पे रखा हुआ है अभी। और अब देख लो, पूरी दुनिया में भी सिंगल डिजिट है। ऑस्ट्रेलिया में 5% है, अमेरिका में तकरीबन 4.5% है, अमेरिका में भी बढ़ गया। पाकिस्तान में डबल डिजिट कर दिया गया। इंटरेस्ट रेट को इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते होते, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फॉरेन इंडस्ट्रीज में से पैसा निकाल के बैंकों में रखना शुरू कर देते हैं। तो ये हुआ। अब जिस बंदे का 1 करोड़ रुपया बैंक में पड़ा हुआ है ना, उसको तकरीबन 1 लाख रुपया महीने का आ रहा है, टैक्स कटा के। तो उसको किसने कहा है, किस कमबख्त ने कहा है 1 करोड़ का घर खरीद सकते हो? लाहौर में 1 करोड़ का घर नहीं आ रहा, 3 मरले का घर आएगा, और उसका किराया पता कितना होगा? डबल स्टोरी घर चढ़ा दो तो 45,000। बैंक में रखवाओ 1 करोड़ का तो कितना आ रहा है? मैं घर लूंगा या मैं बैंक में रखवाऊंगा? हाँ, घर की कीमत बढ़ेगी ऐसा सोचता कौन है? किराएदारों को रखना बख्ता है ना, उनके साथ एग्रीमेंट करना, फिर किराएदारों को निकालना, उनके एडवांस वापस करना, है ना प्रॉब्लम। तो जो क्विक इन्वेस्टर है वो क्या करेगा? इसे कहते हैं हॉट मनी इन्वेस्टर। वो क्या करेगा? सिंपल बैंक में फेंको, अल्लाह खैर चला, कोई भी नहीं करना, 1 करोड़ बैंक में जमा करवाए, लाख रुपए अगले महीने से आना शुरू हो गया। अभी ये हमारी इकोनॉमी में चल रहा है। तो ये मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या मंतक होगी, क्यों होगी, नो आइडिया एट ऑल। ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। ऑब्जेक्टिव एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स का क्या मतलब होता है कि हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव है पूरे इकोनॉमी का कि हम लोगों ने सेविंग ज्यादा करनी है ताकि हम क्या कर सकें,
इन्वेस्टमेंट कर सकें। सिंपल सी बात है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैंने अगले साल एक कारोबार स्टार्ट करना है, मैंने अगले साल एक डिग्री लेनी है, मैंने अगले साल शादी करनी है, मैंने अगले साल बाइक लेनी है, मैंने अगले साल गाड़ी लेनी है, तो क्या मैं सेविंग करूंगा? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स भी यही होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ जाए या रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाए, पाकिस्तान में पॉलिटिकल रेस्टलेसनेस आ जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे या सेविंग करोगे? पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी प्रेशर का आने का खदशा हो कि भाई महंगाई होने वाली है, सेविंग करोगे इन्वेस्टमेंट करोगे? मोस्टली लोग यही करते हैं। हालांकि तब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तब क्या करनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में बहुत कम है। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हो तो आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि आपको उससे पैसे मिले, ताकि आप इन्फ्लेशन का मुकाबला कर सको। क्योंकि सेविंग, जब इन्फ्लेशन होती है तो सेविंग आपकी क्या हो जाती है? डिफ्लेट हो जाती है, आपके पैसे की वैल्यू डीवैल्यू हो जाती है। समझ आई बात की? फिर आप 1 लाख रुपए से जो चीज खरीद सकते थे, अब आप वो 1,25,000 की चीज खरीद सकोगे, तो 25,000 कहां से लेके आओगे जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है? क्लियर है मेरी बात? फिर उसके बाद है जी सब्जेक्टिव मोटिवेशन फॉर सेविंग। सब्जेक्टिव मोटिवेशन क्या होती है? ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, जर्मन ने उसके बाद बहुत ज्यादा सेविंग करी और इन्वेस्टमेंट करी। जापान और अमेरिका की वॉर हुई थी, उसके बाद जापानीज ने क्या करना शुरू किया? एक टाइम का खाना खाना शुरू हो गया। पता है इस चीज का? उन्होंने इतनी सेविंग करी और इन्वेस्टमेंट करी, सेविंग इन्वेस्टमेंट, ये उनका सब्जेक्टिव मोटिवेशन था कि हम लोग सेविंग कर इस वजह से रहे हैं, हम एक टाइम का खाना इस वजह से खा रहे हैं ताकि ज्यादा से मैक्सिमम पैसा जोड़ के उसको इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि अपनी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। सही है? जैसे शिबाशी नहीं कह रहा 4 भाई 1 रोटी खाएं, 4 भाई 4 रोटियां मिलकर खाएं तो ज्यादा होगा, ऐसा कह रहा है ना कुछ? ऐसा इकबाल नहीं कह रहा चाय ना पियो, तो सही बात कर रहे हैं। समझ आ रही है? लोग करते हैं ऐसे, लेकिन देखो ये एक ऐसे लीडर हैं जिनकी फेस वैल्यू नहीं रही। पहले ये खुद करके दिखाएंगे तो लोग इनको फॉलो करेंगे ना। खुद ये 50-50 गाड़ियों पे घूमते हैं तो लोग इनको कैसे फॉलो करेंगे? चाइना में आज इनका प्रेसिडेंट अनाउंस कर दे चीनी नहीं खानी है हम लोगों ने, वो बाइकआउट कर देंगे चीनी का। वो आज अनाउंस कर दे गाड़ियां नहीं चलानी है, हम लोग साइकिल पे जाएंगे, तो पहले खुद साइकिलों पे जा रहे हैं ना। वो दिखाते हैं, वो रोल मॉडल बनते हैं, तो फिर लोग उनको फॉलो करते हैं। यहां पे नहीं है ऐसा। बात वो ठीक कर रहा है कि चाय ना पियो, क्योंकि पत्ती इंपोर्ट होती है, इसके ऊपर अच्छा खासा बीओपी के ऊपर इसका डेंट आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, लेकिन खुद तो नहीं कर रहे ऐसे। जब वो खुद नहीं कर रहे हैं, जो कि सरबराह है इस कंट्री के, तो फिर लोग क्यों करेंगे? नहीं करेंगे लोग भी। तो ये एक चीज है इसमें। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट 2 तरह की होती है सर जी। कौन सी? इन्वेस्टमेंट भी 2 तरह की होती है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है? अच्छा, कुछ जगहों पे ना लिखा हुआ है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट वो है जो गवर्नमेंट ने अपने डिपार्टमेंट्स में बना के कर चुकी। जैसे गवर्नमेंट ने नहरी निजाम बना दिया, वापडा का डिपार्टमेंट बना दिया, आर्मी का डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट को हम क्या कहते हैं? इंड्यूस। जो चेंज नहीं होती, एक दफा हो गई ना, एक दफा एक इदारा बन गया, उसको हम क्या कहेंगे? इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। अब जब गवर्नमेंट नए इदारे बनाएगी या लोग नई इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सॉरी, जो गवर्नमेंट ने उसको ऑटोनोमस कहेंगे, मैं गलत बोल गया। जो गवर्नमेंट ने शुरू में इदारे बना दिए, रोड्स बना दिए, सड़कें बना दी, उसको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस। ऐसा किताबों में लिखा हुआ है, मैं इसे एग्री नहीं करता। ठीक है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने कर दी, किसके ऊपर कर दी? इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कर दी और वेलफेयर पे कर दी। हॉस्पिटल्स बना दिए, स्कूल्स बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, डैम्स बना दिए, एयरपोर्ट्स बना दिए। ठीक है, इनकी इन्वेस्टमेंट को क्या ये हर साल चेंज होती है? नहीं चेंज होती। वो खर्चा है ना, वो इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है, वो तो ओवरहेड्स हैं। इन्वेस्टमेंट तो कैपिटल एक्सपेंडिचर नेचर की होती है ना, वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के ओवरहेड्स हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। क्या कहेंगे? मैं इसे एग्री नहीं करता सर, लेकिन रोड्स तो मॉडिफाई होते हैं, चेंज भी। वो कभी कभार ना, 7 सालों में, 8 सालों में, 10 सालों में एक दफा, ऐसा ही होता है ना, क्योंकि उनकी यूजफुल लाइफ होती है ना हर चीज की। पढ़ तो लिया होगा इकोनॉमिक्स अकाउंटिंग में आप लोगों ने, डेप्रिसिएशन। तो जब यूजफुल लाइफ उसकी है तब तक तो नहीं ना उसको करेंगे।
इसी तरह जो आप न्यू इन्वेस्टमेंट्स करोगे, जिसको हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, आप लोग नई कंपनीज बनाओ, नई इन्वेस्टमेंट्स करो, आप लोग नई फर्म्स बनाओ, नई मशीनरी इंपोर्ट करो, न्यू लेबर को हायर करो, नई प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करो, उसे हम क्या कहेंगे? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? वर्किंग कैपिटल पढ़ा है? No, sir. इसको वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, पढ़ लोगे आप अकाउंटिंग में। वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ठीक है, उसको वर्किंग कैपिटल कहेंगे। जो आपके कारोबार को चलाने में पैसा फराहम होता है उसे क्या कहते हैं? वर्किंग कैपिटल। और उसको हम लोग इंड्यूस इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तब बढ़ती है, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट तब बढ़ती है, कब बढ़ेगी भाई? जब आपका इनकम लेवल बढ़ेगा। क्योंकि आपकी जब इनकम बढ़ेगी तो आप सेविंग ज्यादा करोगे, जब आप सेविंग ज्यादा करोगे तो इसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करोगे। तो जो इस प्रोसेस से इन्वेस्टमेंट आएगी वो क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। वो क्या कहलाएगी? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्लियर हुई मेरी बात? सर ये इंडिविजुअल्स करेंगे इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। और वो जो ऑटोनोमस है ऑटोनोमस भी दोनों कर सकते हैं। आपने कंपनी बना ली शुरू में, 2022 में आपने कंपनी बनाई, ठीक है, आपकी इनकम नहीं थी, आपने सेविंग अपनी यूज की पुराने वक्तों से। कोई आपने एसेट सेल किया, एसेट सेल करके आपने इन्वेस्टमेंट करी, तो देखो गवर्नमेंट क्या करती है इसके ऊपर। जो एसेट सेल हुआ उसकी वैल्यू थी 10 करोड़, आपने उसी को इन्वेस्ट कर लिया, तो गवर्नमेंट के कागजों में वो जीरो ही है, क्योंकि एक एसेट सेल करके दूसरा एसेट बना रहे हो ना, डबल काउंटिंग नहीं आएगी। तो उसको वो इंड्यूस में ऑटोनोमस में ही रखेगी, क्योंकि पहले वो एसेट तो आ गया ना उसके। यार ये एक बड़ा लंबा चौड़ा एक है, इसका बैलेंस शीट बनती है, कभी दिखा दूंगा आपको। हालांकि मैं रोज आपको अक्सर कहता हूँ दिखाऊंगा बजट आपको, स्किप हो जाता है, वो मेरे दूसरे लैपटॉप में पड़ा हुआ है बस, और वो मैं लैपटॉप लेके नहीं आता यहाँ पे, तो बस वो स्किप हो गया माइंड से। तो उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेटेड है कि वहां पे है तो उसका कौन सा ईयर था, उस ईयर में टैक्स रेट क्या था, क्योंकि जो डीसीज होते हैं ना ये टैक्स रेट डिसाइड करते हैं जमीनों के ऊपर, जमीनों की वैल्यूएशन ये करते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको इंड्यूस में डालना या नहीं डालना। बीसी रेट लेगा होता है, हाँ, रेट वो लहदा होता है, ये अलग अलग चीजें हैं। ओन होता है ना, क्योंकि जमीन का रेट 1 लाख है, मार्केट का रेट 20 लाख है, ऐसे होता है। तो इसका मतलब हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, हाँ यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें इंड्यूस इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का भी पता चल गया। बस इतना इतना याद रखना और कुछ नहीं करना है इसमें। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो गाड़ी मुझसे पूछ लें। यार मोटिवेशन बिल्कुल ही नहीं आ रही मुझे पढ़ाने की आज तो। फिजिकल वालों शर्म करो यार, क्लास में आओ तुम लोग सारे घर बैठ गए हो जाके। और मेरा ख्याल है कि आधे तो लाहौर वाले ही हैं जो घर बैठे हुए हैं, सारे आउटसाइडर हैं। सर सारे बैठे हैं, सारे गर्ल्स लाहौर की हैं, सब छुट्टी करके बैठेंगी। सिर्फ शानदार हद हो गई है फिर तो। और बॉयज जितने भी छुट्टी में हैं सब आउटसाइडर हैं यार, तो अभी जाने की क्या जरूरत थी? माशाल्लाह इतनी छुट्टियां आप लोगों के पास, अब एंड पे जाते। हाँ बबलू तो मुझे कह के गया था कि मैं जा रहा हूं। चलो एक बबलू से भी इतना फर्क नहीं, उसके साथ वाला भी उसके साथ ही आया था, इकट्ठे गए हैं। चलें जी, मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, expenditure done by household or firms on capital goods is called investment. capital good का मतलब जो assets के ऊपर दोनों की सेविंग करनी है सर, एक सीट पे दोनों की। एक साइड पे दोनों के नहीं, ये तो फिर आपने एग्जैजरेट कर दी है। एक सीट पे नहीं आ सकते। नहीं बबलू उसको गोद में बिठा सकते हैं ना, बबलू उसकी गोद में बैठा तो फिस जाएगा बेचारा। बबलू अफोर्ड कर सकते हैं उसको बिठा लेना, अगर बबलू बेचारा बैठेगा वो तो फिस जाएगा बेचारा। अच्छा दोनों ठीक। चलें जी, इसका मतलब आप कोई भी खर्चा करते हो लेकिन अपने एसेट के ऊपर करते हो। कैपिटल गुड्स का मतलब एसेट्स ही है, एसेट्स के ऊपर कोई भी खर्चा करोगे वो क्या कहलाएगा? इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। बस इतना याद रखना है, नीचे कुछ नहीं करना गुरना आप लोगों ने। इन्वेस्टमेंट फंक्शन हमें समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। आई रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट, आई नॉट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और वाई नेशनल इनकम है। एम क्या मतलब? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इन्वेस्ट किसे कहते हैं। अभी इसको छोड़ देना आपने, अभी आपने वही याद रखनी है जो मैंने उधर
लिखवा दी है। आगे चल के मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन भी करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जी मार्केट की न्यूज क्या है जी? आर्मी बजट ट्रिम्ड टू पे वे फॉर आईएमएफ डील। पे वे, चलो जी, आर्मी बजट को भी ट्रिम किया गया आईएमएफ की डील के अकॉर्डिंग, क्योंकि आईएमएफ को वापस करने लगे हैं। ये आज की बिजनेस न्यूज है जो स्टॉक मार्केट वाले देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आर्मी बजट तो बढ़ाया नहीं था 6% से, उसको ट्रिम कर दिया गया क्योंकि आईएमएफ के पैसे वापस करने हैं ना अभी। लेट्स सी कहां तक क्या बात जाएगी। नेशन कंट्रीब्यूट करना चाहिए भाई, जितने अमीर लोग हैं सबको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितने अमीर लोग हैं। आगे जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की हमें समझ आ चुकी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर व्हिच रिमेन्स अनअफेक्टेड विद एन इंक्रीज और डिक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शन होता है अगर आपकी जीडीपी बढ़े या जीडीपी कम हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट पे कोई फर्क ना आए। अगर आपका जीडीपी बढ़े या जीडीपी कम हो, उस इन्वेस्टमेंट पे फर्क ना आए, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। दिस इज जनरली डन विदाउट इंटेंशंस ऑफ अर्निंग मोर इनकम और बाय प्रॉफिट। ये किसी भी कारोबार को सिर्फ शुरू करने के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट कर देंगे उसको ऑटोनोमस कहेंगे, या कोई भी डिपार्टमेंट जब शुरू कर दिया जाएगा उसको क्या कहेंगे? ऑटोनोमस। बस इतना याद रखना है आपने। ये क्या है इसको मैं बाद में करवाता हूं। आगे आता है जी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का एक ही हमने मतलब सीखा कि अगर हमारा इनकम बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, और इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी कम हो जाएगी। बस इतना याद रखना है। अच्छा, ये तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है ना ये? फिर ये क्या बात हुई यार? ये क्यों ऐसे पॉजिटिव है? हाँ, इधर देखिएगा, इनकम बढ़ती जा रही है तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना? इनकम बढ़ रही है ना तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है, इनकम कम होगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। पॉजिटिव रिलेशनशिप, लॉ ऑफ सप्लाई की तरह का ग्राफ बना होगा। क्लियर है? उसके बाद है जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। एमईसी मैं भी नहीं करवाऊंगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मैं भी फिलहाल नहीं करवा रहा। लिखा हुआ है ना एमईसी, ये क्या होता है? मैं भी फिलहाल नहीं करवा रहा, अभी करेंगे एमईसी को। अभी हम एमईसी स्टार्ट करने लगे हैं। एमईसी पूरा टॉपिक है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल, और ये पेपर में भी आता है। सबसे पहले इसको छोड़ते हैं, हम बात करते हैं इंटरेस्ट की। क्या बात करते हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। हुए जी, आप ना बैंक के पास गए भाग के, बैंक कैसे हैं आप? बैंक ने कहा मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? बैंक कहता खैरियत से आए हैं। आपने कहा बैंक अंकल हमें ना लोन चाहिए। क्या चाहिए? वो आपको कहते बेटा क्या करेगा लोन का? मैं कहूंगा अंकल आपसे लोन लूंगा, लोन लेके मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। बैंक मुझे कहता है बेटा अगर आपको लोन चाहिए तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सालाना सूद पे करना पड़ेगा। मैं कहता हूं बैंक अंकल कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? वो कहते हैं जी 13%। 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैंने कहा अंकल यार ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बैंक अंकल से लेने गया था 1 करोड़ रुपए का लोन, तो सालाना कितना देना पड़ेगा मुझे? 13 लाख रुपया मुझे इंटरेस्ट। तो 13 लाख आएगा कहां से? जिस कारोबार में मैं 1 करोड़ लगाऊंगा उसमें से अगर 13 लाख की बचत हुई सालाना, ठीक है, तो उसमें से 13 लाख मैं इधर दे दूंगा। अगर मुझे 1 करोड़ लगा के 20 लाख बचेगा तो 13 लाख बैंक को दे दिया, मेरा क्या फायदा हुआ? ये फायदा हुआ? 13 लाख तो बैंक को दे दिए, 7 लाख बचा के साल का मैं क्या कर लूंगा भाई? मैंने कहा बैंक अंकल ने बहुत ज्यादा पैसे मैं नहीं दे रहा, मैं घर चला गया। फिर मैं कोई 1 साल के बाद आया, बैंक अंकल मुझे चाहिए, क्या चाहिए? लोन चाहिए। तो बैंक वाले ने क्या करोगे? मैंने कहा इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो बैंक अंकल कहते हैं इन्वेस्टमेंट करोगे तो तुम्हें उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अंकल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 6.4% पर एनम। मैंने कहा वाह अंकल, पिछले साल आया था 13% था, अब आप 6.4 ले रहे हैं मुझसे। तो बैंक कहता है बेटा कोई बात नहीं, मुझे तुझ पे रहम आ गया, तो मैं लोन लूंगा। यहां पे लूंगा लोन या यहां पे? नीचे में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से डिनोट किया जाता है, कम होगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी?
इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट ज्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सेविंग कम होगी, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट इन ओपन मार्केट क्या होगी भाई, ज्यादा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी। ये इन्वेस्टमेंट कौन सी है, लोन वाली, ओ सॉरी सेविंग ज्यादा होगी, और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम होगी। ये इन्वेस्टमेंट है पर्सनल पैसों वाली, और ये इन्वेस्टमेंट है लोन लेके। समझ आ गई? इसका मतलब अगर इसकी मैं डायग्राम बनाऊं, इसका ग्राफ बनाऊं, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रख लेते हैं और यहां पे इन्वेस्टमेंट रख लेते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ऐसे ही बनेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम इन्वेस्टमेंट ज्यादा। तो देखो इसमें ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है, सेविंग और लोन वाली हो रही है। कैसे, अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मैं सेविंग ज्यादा कर दूंगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट मेरी कम होगी। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मैं सेविंग बहुत कम कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा करूंगा। एक चीज, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा मैं लोन ले पाऊंगा बैंक से, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो मैं ज्यादा लोन लेके इन्वेस्ट करूंगा। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? तो यहां पे लिख देते हैं रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। कूल, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास काफी है, और पढ़ाऊं भी, पढ़ाई क्या मैंने यार, कुछ भी तो नहीं पढ़ाया है ना। उसके बाद अब आते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। पहले मैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल आपको यहां पे समझाता हूं, फिर मैं वहां पे जाऊंगा, ठीक है। तो आप उसकी फोटो ले लीजिएगा, मैं उसको मिटा दूंगा फिर, बल्कि समझो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी हो गया। इसी वजह से आज सुबह मैं आ रहा था तो बाहर रोड पे ट्रैफिक ही नहीं थी, मुझे पता ही नहीं था क्रिश्चियन में बच्चे नहीं आ रहे। मीम भेज दिया मुझे किसी ने। चलिए जी, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं किसको, आसान अल्फाज में। इधर देखो मेरी तरफ, आपने एक कारोबार में 1 करोड़ रुपया लगाया, कितना लगाया, आपको प्रॉफिट हुआ 10 लाख, कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, फिर उसी कारोबार में आपने 1.5 करोड़ और लगा दिया, कितना लगा दिया, टोटल कितना कैपिटल हो गया, 2.5 करोड़, आपको टोटल प्रॉफिट हुआ 17 लाख। आपको टोटल प्रॉफिट क्या हुआ, 17 लाख। आपको 1.5 करोड़ लगाना चाहिए था एक्स्ट्रा या नहीं, इसे मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। कहानी समझ आ गई ना, कसम से यही है कॉन्सेप्ट। दोबारा जरा सुनिएगा। पहले मैंने इनिशियल कैपिटल था 1 करोड़, और इसके ऊपर आरओआई कितना आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 लाख। तो मेरा आरओआई कितना बन गया, 10%। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 10 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू 100 करोगे तो 10% आएगा ना। फिर कह रहे भाई ऐसे ही है। अब मैंने क्या किया, मैंने न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, न्यू कैपिटल 1.5 करोड़, और मेरा टोटल कैपिटल कितना हो गया, 2.5 करोड़। मैंने कहा भाई साहब 10 लाख लगा के 1 करोड़ लगा के 10 लाख आ रहा है ना, तो 1.5 करोड़ डाल दो 25 लाख आएगा। लेकिन 25 लाख आने की बजाय कितना आया, 17 लाख। तो मेरा जो न्यू प्रॉफिट आया, न्यू आरओआई आया, वो 17 लाख आ गया। जरा 17 लाख को डिवाइड करो 17 लाख,
डिवाइडेड बाय 2.5 करोड़ इंटू 100%। 6.8। तो मेरा MEC क्या है? इनएफिशिएंट है। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल मेरी इनएफिशिएंट है। होना क्या चाहिए था? ये 10% से ऊपर होना चाहिए था। ये कितने से ऊपर होना चाहिए था? 10% से। ROI मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% से ऊपर होना चाहिए था। बस ये MEC है, कहानी खत्म। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, टर्नओवर इज समथिंग डिफरेंट यार। टर्नओवर 3 किस्म के होते हैं। सेल्स टर्नओवर भी होता है, एम्प्लॉय टर्नओवर भी होता है, ठीक है। आप लोग पता नहीं यार, अकाउंटिंग में तो पढ़ोगे, मुझे नहीं पता यार। टर्नओवर कहते हैं रिटर्न होने को, बार बार होने को, उसको टर्नओवर कहते हैं। आप सेल्स टर्नओवर भी कह लो, सेल्स का बार बार होना, एक साल में कितनी सेल हुई, टोटल रेवेन्यू को टोटल टर्नओवर भी कहते हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय का छोड़ के जाना। इस तरह वर्किंग कैपिटल साइकिल का भी टर्नओवर होता है। स्टाफ रिटेंशन, हाँ, स्टाफ रिटेंशन टर्नओवर नहीं होता, स्टाफ का छोड़ के जाना टर्नओवर होता है। कि एक बंदा एक साल में कितनी दफा छोड़ के गया। आपका जो एम्प्लॉय है एक साल में कितनी दफा छोड़ के जाते हैं, कितने एम्प्लॉय रहते हैं, कितने छोड़ के चले जाते हैं, ये सब पढ़ लोगे, ऐसे ऐसे आगे पढ़ लोगे यार। चलिए जी, अकॉर्डिंग टू केन्स, बल्कि पढ़ो यार, मुझे नींद आना शुरू हो गई है। according to Keynes analysis, market rate of interest remain constant in short run. Therefore, it is the MEC which determines the level of investment in an economy. तो भाई केन्स कहते हैं शॉर्ट टर्म में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? फिक्स। शॉर्ट रन का पता ना हमें, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होता, लेकिन हम इन्वेस्टमेंट कभी ज्यादा करते हैं, कभी कम करते हैं। क्यों? MEC की वजह से। किसकी वजह से? कभी हमारा इन्वेस्टमेंट हमें ज्यादा फ्रूटफुल मिल जाती है, 1 करोड़ और लगाएंगे तो 12 लाख प्रॉफिट आ जाएगा। पिछला 10 लाख आ रहा था, नया कितना आ गया? 12 लाख। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 22 लाख बन गया। हो सकता है ऐसे, और सम टाइम ये भी हो सकता है कि हमने 1 करोड़ लगाया और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 15 लाख आया। पहले खाली 1 करोड़ का 10 लाख आ रहा था, अब कितना आ रहा है? 15 लाख। क्या फायदा हुआ? उल्टा नुकसान हो गया ना। 2 करोड़ का 15 लाख प्रॉफिट बना, ऐसा ही है। तो ये किसकी वजह से होगा? MEC की वजह से होगा। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट व्हिच मेक्स द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द पर्सपेक्टिव यील्ड फ्रॉम द कैपिटल एसेट इक्वल टू इट्स सप्लाई प्राइस। अच्छा जी, बड़ी मुश्किल बात उन्होंने कर दी यहां पे। वो कहते हैं जी MEC जो होती है वो डिस्काउंट रेट की प्रेजेंट वैल्यू होती है। अब ये क्या हुआ सर? डिस्काउंट रेट की प्रेजेंट वैल्यू सर का क्या मतलब हुआ? बड़ी सिंपल, मैथमेटिक्स आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला आता है, एन्युटी वाला फॉर्मूला आता है, नहीं आता? क्यों नहीं पढ़ी? एन्युटी वाला फॉर्मूला, चलो कुछ करने की कोशिश करते हैं, MEC निकालते हैं यहां पे। ये वाला याद है ना सारा? ये समझ आ गई है ना? आपने पेपर के लिए ये याद रखना है, मैं किताब के लिए ये करवाने लगा, उस लाइन का मतलब समझाने लगा हूं आपको। वैसे ये है, ठीक है। चलिए जी, MEC निकालते हैं। MEC का मतलब होता है, मैं मार्केट से लोन लेने गया, लोन अंकल, ये लोन अंकल याद है हमें, ठीक है। मैंने मार्केट से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया, इसके ऊपर मैंने कोई सूद भी पे करना है, ठीक है। आज से 4 साल के बाद इस 1 करोड़ की कितनी वैल्यू बनेगी? सूद पे करना है ना मैंने, कितने % सूद पे करना है? 13%। आज से 4 साल के बाद मैं कितने पे करूंगा? 1 करोड़ 13। कैसे? 1 करोड़ इंटू 1 प्लस आर कितने? 0.13 पावर 4। वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है यार, अल्लाह के बंदो। हाँ, P इंटू 1 प्लस आर पावर n ना, यही है ना प्यारे भाई? नहीं पढ़ी हुई? फिर इसको स्किप करते हैं। जिस दिन QM में ये पढ़ लोगे ना, ये लेक्चर नहीं ले रहे ना सर, पेपर नहीं है सर। अच्छा आगे चलो छोड़ो, ये समझ आ गया ना, ठीक है। अच्छा, जो बाकी के स्टूडेंट हैं वो पढ़ रहे हैं QM? कुछ पढ़ नहीं सर, कुछ नहीं पढ़े, फिर तो वक्ता बनेगा मेरे लिए भी इसको करवाना, क्योंकि आगे मैंने इसको डिस्काउंट भी करना है। नहीं, माइनस नहीं करेंगे मेरी जान, एनओडी का फॉर्मूला लगाना था मैंने अगला, ठीक है ना। मैंने आगे ये वाला भी एक फॉर्मूला यूज करना था, इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की, या इसकी जो रिटर्न हो गया, रिटर्न्स इनटू 1 - 1 + r पावर -n/r।
ये लगाना था मैंने, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा के प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। बहरहाल छोड़ देते हैं इसको, आपको ये याद रहेगा, बस यही एमईसी है, आपने इसको यही याद रखना, ठीक है। रट्टे के तौर पे ये पहली लाइन याद रख लीजिएगा, ये वाली, कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट which makes the present value of the prospective yield from the capital asset equal to its supply price। बस इतना रट्टे के तौर पे याद कर लो, ठीक है, और कुछ नहीं है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आप ही को याद कर रहा था, मैं बस क्लास में हूं, तो क्लास खत्म करके मैं कॉल बैक करने वाला था आपको भी, ठीक है, मैं बस 1 मिनट में कॉल बैक कर रहा हूं। ओके, तो समझ आ गई भाई बच्चों? आप लोगों ने ये नीचे वाली एफिशिएंसी को याद रखना, ऊपर वाली एफिशिएंसी को सिर्फ अभी रट्टा लगा लो इसको। जिस दिन आपका क्यूएम फाइनल हो जाएगा मुझे बताइएगा, मैं इसको प्रूफ कर दूंगा यहाँ पे मैथमेटिकली। और बाकी भी आ लेंगे, मैंने उनकी पता किन्नू आंदा किन्नू नहीं आंदा, मैंने वक्त ना बन जाए, ठीक है। ले जी, क्या हमें ये समझ आ गया प्यारे बच्चों? समझ आ गया? वो ग्राफ बना हुआ है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को स्मॉल आर से डिनोट किया हुआ है, इन्होंने आई से डिनोट किया हुआ है। क्लियर है? ओके जी, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर उसके बाद हम यहां से स्टार्ट करेंगे शिफ्ट इन एमईसी स्केड्यूल से, ठीक है। हम यहां से स्टार्ट करेंगे कि ये शिफ्ट कैसे कैसे करेगा, और उसके बाद हमारा मोस्ट प्रोबेबली कल वाले लेक्चर में ये मैं खत्म कर दूंगा। कल वाले लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में कल क्या है? कल फ्राइडे नहीं है, कल थर्सडे है ना, फ्राइडे को चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।